आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले चालबाज चीन की चाहतों पर फिरते पानी की कोशिश तो वैसे चीन की हमेशा यही रहती कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जमीन को हड़पा जाए। इसके लिए वो एलएसी के करीब सैन्य ठिकाने और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार भी कर रहा है। ये बात सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कई बार सामने आ चुकी है और इसीलिए चीन की इन्हीं हरकतों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब थल सेना की मदद के लिए नौसेना ने चीन से लगती सीमा पर अपने P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेवी ड्यूटी सी गार्जन ड्रोन्स को लगा दिया है। हम आपको बता दें कि नेवी इन एयरक्राफ्ट के जरिए आमतौर पर समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है, लेकिन थल सेना के कहने पर नौसेना का यह एयरक्राफ्ट सीमा पर खुफिया मिशन का हिस्सा बना हुआ है। हम आपको P-8I की खासियत भी समझाएंगे, इसकी ताकत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले एलएसी पर हुई इसकी तैनाती का मतलब और मकसद समझते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें विस्तारवादी चीन की साजिशों का सबसे बड़ा और सबसे ताजा सबूत है। अपने पड़ोसी देशों की इंच इंच जमीन हड़पने की फिराक में बैठे चीन का दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा खोलती है ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें एक तस्वीर इसी साल सितंबर महीने की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन सेना ने भूटान में अपने लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जबकि नवंबर महीने की तस्वीर में तेजी से चल रहे निर्माण कार्य को साफ देखा जा सकता है। इसी तरह इसी महीने की तीसरी और सबसे अहम तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि चीन ने सिक्किम के नजदीक पूरा गांव बसा दिया है। कहा जा रहा है कि यहां पर चीनी फौज ने जंग का सारा साजो सामान भी जुटा रखा है। एलएसी के नजदीक चीन की बढ़ती इन्हीं गतिविधियों पर नजर रखना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना आए दिन घुसपैठ की कोशिश करती रहती है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाती, जिसकी सबसे ताजा मिसाल 9 दिसंबर को त्वांग में हुई झड़प है। त्वांग, डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है और बॉर्डर पर दुश्मन की अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना नौसेना के साजो सामान का इस्तेमाल कर रही है। खबर है कि दुश्मन की किसी भी हरकत पर निगरानी के लिए नौसेना के P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेवी ड्यूटी सी गार्जन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके जरिए बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के जमावड़े से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने तक पर नजर रखी जा रही है। साल 2017 में डोकलाम में चीनी सेना के साथ तनाव के दौरान भारतीय नौसेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए P-8I टोही विमानों का इस्तेमाल किया था और अब अरुणाचल के तवांग में एक बार फिर से चीनी सेना की बढ़ती हरकतों पर नजर रखने के लिए सरहद से लेकर समंदर हर मोर्चे पर भारतीय नौसेना P-8I और दूसरे जहाजों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे चीन की हर हरकत पर समय रहते नजर रखी जा सके। हालांकि भारतीय नौसेना आमतौर पर P-8I एयरक्राफ्ट और सी गार्जन ड्रोन के जरिए समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए थल सेना के कहने पर नौसेना का ये एयरक्राफ्ट सीमा पर निगरानी मिशन में जुटा हुआ है, ताकि दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाकर एलएसी पर अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके। चीन की विस्तारवादी फितरत को पहचानते हुए हिंदुस्तान ने भी बीते कुछ सालों में तेजी से एलएसी तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़कें, पुल, ब्रिज और टनल के अलावा सेना के लिए हाईटेक बंकर और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, जो चालबाज चीन को उसकी हद बताने के लिए बहुत जरूरी है। मंजीत नेगी और अंकित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल एलएसी पर चीन पर नजर रखने के लिए आखिर P-8I एयरक्राफ्ट को ही क्यों लगाया गया, इसे यहां जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये PHI विमान न सिर्फ समुद्री सरहदों की निगरानी में काम आता है, बल्कि जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। ये निगरानी और जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से भारतीय नौसेना के लिए लिया गया है। PHI एक बेहद जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं, 2 उड़ान क्रू होते हैं, जबकि मिशन के लिए काम करते हैं। यह विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है और इसकी लंबाई 129.5 फीट है। विंग स्पैन 123.6 फीट है, जबकि ऊंचाई 42.1 फीट है। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। हर इंजन 121 किलो न्यूटन की ताकत प्रदान करता है और इस विमान की अधिकतम रफ्तार 960 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैट रेंज 2222 किलोमीटर है। साथ ही साथ इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो को तैनात किया जा सकता है। साथ ही इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग को बिछाया भी जा सकता है और इसके अलावा इसमें ताकतवर रडार और एडवांस्ड एयरबोर्न सेंसर भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। समंदर में निगरानी के लिए इसे दुनिया का बेहतरीन विमान माना जाता है। अपनी तेजी और देर तक उड़ने की क्षमता के बल पर यह विमान भारत की समुद्री सीमा की निगरानी में तैनात है, जिसका इस्तेमाल अब थल सेना की मदद के लिए भी किया जा रहा है। ये ऑल वेदर सभी मौसम में काम करने वाला, दिन रात में काम करने वाला और बहुत माना हुआ एयरक्राफ्ट है पूरे विश्व के अंदर में। इसका कोई इसका काट नहीं है। तो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी और जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, हम उसको मैरीटाइम नहीं यूज करके हम अपने नदर्न बॉर्डर के ऊपर में इसको लगाया गया है। और ये क्योंकि एंटी सबमरीन भी है, तो पैगैंग्स और लेक उस सब के ऊपर में यदि कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उसको पूरा का पूरा, ये हमारे पास तकरीबन 8 है, वो 8 लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा हमारे पास ये कैपेबिलिटी है जो कि हमने जमीन पे एक डुअल पर्पस की तरफ से एक जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज तरीके से इसको हम सरफेस के ऊपर में मैरीटाइम से छोड़ करके नदर्न बॉर्डर के ऊपर में ये हमें बहुत बड़ा सर्विलेंस एंड रेकी का जो कैपेबिलिटी है उसको पैदा किया हुआ है। और बात उत्तराखंड की ड्रोन क्रांति की। उत्तराखंड में ड्रोन के जरिए उन इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं जहां पर इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। इस काम को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा है अर्जुन ड्रोन। इसके अलावा दूसरे ड्रोन्स भी इसी तरह के काम में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रोन सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी काफी मददगार साबित होंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। हवा में अपने कला और जौहर दिखाता आसमानी फरिश्ता। ये ड्रोन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे अर्जुन नाम दिया गया है। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है। इसको नाम दिया गया है अर्जुन। और अर्जुन की खासियत ये है कि ये सटीकता के साथ उड़ता है, ऑपरेट करता है। जहां उतरना है वहां उतरेगा, जहां से उड़ना है वहां उड़ेगा। और सबसे खास बात ये कि अपने साथ जो वजन कैरी करता है वो भी करीब 5 किलो है। अर्जुन ड्रोन उत्तराखंड में चीन सीमा के पास तैनात जवानों तक दवाई और जरूरत की दूसरी चीजें चुटकियों में पहुंचा सकता है। इस ड्रोन का वजन 10 किलो है और ये 5 किलो तक का वजन आसानी से लेकर जा सकता है। ये ड्रोन 45 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी कवर करने की क्षमता रखता है। अर्जुन और दूसरे ड्रोन की मदद से उत्तराखंड में ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है, जिसके तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक दवाइयां भिजवाई जा सकती हैं। हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, अगर प्रॉपरली, बिकॉज आप यहाँ से देखिए उत्तरकाशी 150 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे सामान आने में लगता है। हमारा ड्रोन उड़ता है 1 घंटे में सामान लेके चला जाता है। इस तरह से ये 8 सॉर्टी कर सकता है। अगर हम 20-25 किलो भी ले जाए तो पूरे एक दिन में हम 1 ट्रक लोड सामान पहुंचा सकते हैं।
अर्जुन के अलावा यहाँ एक और ड्रोन सुर्खियों में है, जिसका डिजाइन हवाई जहाज की तरह है। ये ड्रोन 5 किलो वजन के साथ 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही 45 मिनट में 75 किलोमीटर जाकर तय लोकेशन पर दवाइयों की डिलीवरी करने में सक्षम है। ये एक स्काई एयर का ड्रोन है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तरकाशी से देहरादून ब्लड सैंपल डिलीवरी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो कि अगर बाय रोड आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर है, जिसको पहाड़ी रास्ता है और 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो बाय एयर हम इसको 1 आवर में ला रहे हैं उत्तरकाशी से देहरादून, तो यानी 5-6 घंटे हम बचा पा रहे हैं। ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ऐसे हाईटेक ड्रोन बनाने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल आपदा के दौरान मदद के लिए किया जा सकेगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से उड़ान भरकर वो ड्रोन चला गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नई तकनीक के साथ विकास की एक राह मजबूत होती है। ये समझाया जाता है कि भविष्य में बेहतर बनने के लिए हमें अभी से परिकल्पना करनी होगी और इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं दिल्ली में सर्द होते मौसम की। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी में कमी दर्ज की जा सकती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ लोगों को बढ़ते प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी में कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण ने भी फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। सुबह के वक्त न तो बड़ी बड़ी इमारतें साफ नजर आ रही हैं और न ही सड़कों पर लगे साइन बोर्ड साफ दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीरें राजधानी और उसके आसपास के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां जब लोग सोकर उठे तो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका स्मॉग और घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम कि सड़कों पर निकले लोगों को गाड़ी की हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी। स्मॉग और कोहरे के इस डबल अटैक से दिल्ली एनसीआर की सांसें फिर से फूलने लगी हैं। किसी ने आंखों में जलन की शिकायत की तो किसी को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। में खराश बहुत होती है मुझे, तो मतलब मैं जितनी बार यहाँ पे आता हूँ एयरपोर्ट से उतरते से गले में खराश होनी शुरू हो जाती है विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। इट्स काफी सीवियर होना शुरू हो जाता है एक दो दिन में। आज भी अगर देखें तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी में है, तो कहीं ना कहीं इससे हेल्थ पे असर पड़ता है। तो कैसे देखते हो इसको? क्या तुम्हारे भी हेल्थ पे ये असर पड़ता है, तुम्हें भी इफेक्ट करता है? मतलब मेरे को सांस लेने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है। हवा की गुणवत्ता बताने वाले इस डिस्प्ले बोर्ड के आंकड़े दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नए नहीं हैं। हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को इसी तरह वायु प्रदूषण से जूझना पड़ता है। हालांकि इस बार लोगों को दिवाली के बाद स्मॉग संकट से ज्यादा नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि तेज हवाओं से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ। मगर जैसे ही हवा की रफ्तार थमी, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर फिर से पहुंच गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। इस स्मॉग संकट के साथ घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच अब कोहरे की चादर ने भी पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन है वो इस वक्त कोहरे की चादर से जो है वो पूरी तरह से लिपटा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, तमाम इलाकों के अंदर अगर कहा जाए तो कोहरे की चादर जो है वो सुबह के वक्त जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली के ITO, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम, साथ ही साथ गाजियाबाद, नोएडा में भी विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 800 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 7.2 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में भी कोहरा देखने को मिल रहा है।
ये 3 तस्वीरें तापमान में गिरावट और कोहरे के बढ़ते सितम को बताने के लिए काफी हैं। कानपुर से लेकर सोनीपत तक और लुधियाना से लेकर दिल्ली तक सब जगह हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। घने कोहरे के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें हुई, तो वहीं ठिठुरन से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। बहुत कोहरा गिर रहा है, ठंड काफी है और हम चले आ रहे पनकी से, कहीं मौसम खुला ही नहीं आज। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये काफी कोहरा, आज पहला दिन है कोहरा गिरने का और काफी ठंडक है और लोग अपने अपने ऑफिस कारों की और स्कूटर की लाइटें जला करके जा रहे हैं। आदमी परेशान हो जाता है, गाड़ियां भी लेट हो जाती हैं, 2-2, 3-3 घंटे स्टेशनों पे लोगों को इंतजार करना पड़ता है और जो ना एक्सीडेंट की संभावना बहुत रहती है। हाँ, ठंडी तो बढ़ गया है, जैकेट भी लगा के भी मुसीबत पड़ा हो गया, ठंडी ज्यादा हो चुका है, धुंध भी पड़ रही है, परेशानी ज्यादा, आग लेकर हम लोग सेक रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी में कमी दर्ज की जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में कोहरा इसी तरह से आगे आने वाले 5 दिन तक बना रहेगा। और बात यदि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की करें तो जी हां, तापमान में गिरावट जरूर नजर आएगी। कल के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री तक का ये तापमान दर्ज किया गया, जिसे शिमला के तापमान से भी कहीं न कहीं कंपेयर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए पंजाब, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। चूंकि ठंड इस बार थोड़ी लेट पड़ी है, यानी कि लेट विंटर्स इन्हें कहा जा रहा है, इसी कारण से तापमान जो है धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर वालों को कड़ाके की ठंड जरूर महसूस होगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे के साथ स्मॉग संकट आखिर कैसे बना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जनवानी ने मौसम के रुख में आए इस बदलाव की वजह बताई। एयर क्वालिटी तो नेचुरली दिल्ली में तो जब विंड नहीं होता है और जब तापमान कम होता है, पिछले जो दिखाया गया दिसंबर का जो पहला 15 दिन था अच्छा था, क्योंकि विंड था। ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ था, जैसे मैंडूस साइक्लोन था, तो वो थोड़ा फैसिलिटेट करता था स्ट्रांग विंड के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। अभी तो सारा खत्म है, ना पेनिनसुलर इंडिया में कोई सिस्टम है, ना नॉर्थ इंडिया में। और ऐसे तो WD पहले से नहीं आ रहा था, अक्टूबर ऑनवर्ड, तो पूरा जो नवंबर महीना, दिसंबर महीना ड्राई जा रहा है पूरा उत्तर भारत। तो उसके वजह से विंटर भी लेट हुआ और उसके वजह से, लेकिन विंड था, स्ट्रांग विंड था, जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल था, पोल्यूशन लो में चल रहा था। लेकिन अभी पोल्यूशन राइज में है और ऐसे ही रहेगा, जो आ रहा है रिपोर्ट वो रहेगा। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इस वक्त स्मॉग संकट और फॉग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग इस डबल अटैक से खुद को कैसे महफूज रखें, ये जानना बहुत जरूरी है। सर्दी के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है शरीर के तापमान में, वातावरण के तापमान में अंतर होने की वजह से। अचानक से जो लोग ठंड के मौसम में बाहर निकल जाते हैं बिना ऊनी वस्त्रों को पहने हुए, उनको डायरेक्ट छाती पे हवा लगती है या चेहरे पे हवा लगती है, तो जिसकी वजह से उन लोग को अचानक से, कई बार जो लोग एस्थमेटिक होते हैं या किसी और समस्या से ग्रसित होते हैं, उनको उस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, जैसे खांसी का हो जाना, सर्दी जुकाम का हो जाना, या कई लोगों में इवन हार्ट अटैक तक हो जाना, जो लोग पुरानी हृदय की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो रक्त का प्रवाह है वह कम हो जाता है, तो जाड़े के मौसम में स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जो प्रिकॉशन है वह ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें और बाहर का मौसम ठंडा है तो आप पूरा अपनी बॉडी को कवर करके निकलें। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के अंदर अपने आप को एक्सपोज ना करें। तेज हवा जो चलती है, तो जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं वो 2 व्हीलर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से बचें। और इसके साथ साथ ही जो लोग अस्थमा से या हृदय की बीमारियों से या शुगर से, हाइपरटेंशन से, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, वे अपनी दवाइयों का नियमित सेवन करें। कभी भी अगर कोई लक्षण इस तरीके के आते हैं कि आपके शरीर में आपको सामान्य से कुछ अलग बदलाव नजर आए, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें, दवाइयां अपने समय पे लें।
ऐसे समय में शारीरिक एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती हैं, तो एक नियम बनाएं जिसमें आप योगा करें या व्यायाम करें या वॉक करें, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। लेथार्जीनेस बढ़ने के कारण हमारी पाचन क्रिया जो है वो भी स्लो हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो लिक्विड डाइट भी लेनी चाहिए, क्योंकि पानी कम पिया जाता है ऐसे में, तो पानी पीने का भी ध्यान रखें। और अगर हम इन सब सावधानियों को बरतते हैं तो ठंड के मौसम में इन बीमारियों से ग्रसित या अन्य जो लोग हैं वे भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो सेहत के बाद सोने की बात, मतलब गोल्ड की। सोने में पैसा लगाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एक बार फिर से सस्ते में सोना खरीदने का गोल्डन मौका आ गया है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। आज से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हो गई है, जिसमें आप एक तरीके से सस्ता सोना खरीद सकते हैं और सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो क्या है ये योजना, कैसे मिलेगा सस्ता सोना और क्यों है ये मुनाफे वाली डील, आइए समझते हैं। आइए भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए जिनके पास सोना है वो ये सुनहरे अवसर को न छोड़े और सोने पर सुहागा उसका फायदा वो भी उठाए। 7 साल पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की। तब 1 ग्राम सोने के बॉन्ड की कीमत 2,684 रुपए थी और आज 1 ग्राम की कीमत 5,000 से ज्यादा है। यानी 7 वर्षों में इस स्कीम से 100% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। और अब एक बार फिर से सरकार सोने में निवेश का सुनहरा मौका दे रही है। एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की खिड़की खुलने वाली है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की 5वीं सीरीज सोमवार यानी कि 19 दिसंबर से खुल गई है। निवेशकों के पास इस स्कीम में 23 दिसंबर तक निवेश करने का मौका होगा। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,409 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। 5,000 हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए ज्वेलरी पहनने के लिए करते हो अलग, लेकिन जो लोग सोने में निवेश करते हैं कि हमारा निवेश सुरक्षित रहे, हमारा पैसा सुरक्षित रहे, उनके लिए बेहतर है फिजिकल फॉर्म गोल्ड की बजाय गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करना, क्योंकि ये सिर्फ सोने का ही आपको फायदा नहीं देगी, सोने का इन्वेस्ट का फायदा नहीं देगी। इसके साथ आपको एडिशनल जो है ये आपको ब्याज भी देगी और ये ट्रेडेबल है, मतलब आप कहीं इसको ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल भी है, डीमेट फॉर्म में होता है। दूसरा, आप बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी भी इसको आप रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप माइनर के नाम में भी ले सकते हैं। तो और अगर आप डिजिटल फॉर्म में अगर इसको ले रहे हैं, जैसे इसको जो है डेजिग्नेटेड बैंक से आप ले सकते हैं, जो आरबीआई में डेजिग्नेटेड बैंक है, चाहे कमर्शियल बैंक है या प्राइवेट बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, इसका होल्डिंग कॉर्पोरेशन है, वहां से आप इशू प्राइस जो भी इशू निकलता है वहां पे आप जाके पैसा निवेश करके ले सकते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बॉन्ड आपको बैंकों, डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के अलावा SHCIL, CCIS के जरिए मिल जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर सुविधा के हिसाब से कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। जितना सोना खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। इसके बदले उतनी ही कीमत के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको जारी कर दिए जाएंगे, जिसे किसी भी समय यूज किया जा सकता है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बिक सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। जानकारों का मानना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से मुनाफे की उम्मीदें ज्यादा हैं और जोखिम बेहद कम। दरअसल आरबीआई भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी करता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल के बाद इसमें बाहर निकालने का विकल्प भी होता है। यानी 5 साल बाद अगर आप चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस बॉन्ड में फायदा ये है कि इसमें सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है और सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत बाजार में चल रहे सोने के दाम से कम होती है।
तो ये पूरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, गवर्नमेंट लाई है ताकि लोग अपना पैसा घर में सोने में निवेश करके न लगाए। ये पैसा अगर निवेश के माध्यम से गवर्नमेंट के पास आएगा तो ये साइकिल में, मनी साइकिल में जाएगा और पैसा डेड मनी के रूप में नहीं रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडियन इकोनॉमी में दौड़ता रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने की वजह से इसे फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी की तरह लॉकर में रखने का खर्च नहीं उठाना पड़ता। जाहिर है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करके ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको डबल फायदा हो सकता है। बॉन्ड पर सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है, यानी सोने की कीमत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सोने पर ब्याज भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत 999 यानी कि 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव से जुड़ी होती है और इसकी कीमत सर्राफा बाजार में सोने के आखिरी 3 दिनों के औसत भाव के आधार पर तय की जाती है। बॉन्ड से निकासी पर सोने के तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर भुगतान मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है और इस दौरान 2.5% की सालाना दर से ब्याज मिलता है, यानी कि 8 साल में 20% ब्याज दर मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ये काफी फायदेमंद स्कीम साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, इस बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। साधारण शब्दों में अगर इस योजना को हम आपको समझाने की कोशिश करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सोने में निवेश करने वालों के लिए सरकारी योजना के तौर पर यह उपलब्ध है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है और इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त में सब्सक्रिप्शन की विंडो ओपन की गई थी। सोने में निवेश की बात अगर की जाए तो निवेश के नजरिए से गोल्ड सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि कितनी भी उथल पुथल हो सोने की कीमत बढ़ती ही रहती है। लेकिन फिजिकल सोना खरीदने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। एक तरफ सोने की शुद्धता की चिंता रहती है, दूसरी ओर खरीदने और गहने बनवाने पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज का भार भी होता है। इस लिहाज से रिजर्व बैंक का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए वाकई सुनहरा मौका है। जानकारों की माने तो इसके जरिए सोना खरीदना सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि ये पेपर फॉर्म में होता है और इसके लिए रखरखाव का खर्च भी आपको नहीं देना पड़ता, जैसे कि लॉकर का किराया। ना ही आपको फिजिकल गोल्ड की तरह कोई जीएसटी और मेकिंग चार्ज लगता है। बॉन्ड्स आरबीआई की बुक्स में दर्ज रहते हैं या फिर डीमैट फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि इसे आरबीआई जारी करती है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन बड़ा फायदा यह है कि इस दौरान आपको 2.5% की दर से सालाना ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि इसे करदाता की अन्य सोर्स से इनकम में जोड़ा जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सभी बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, निर्धारित डाकघरों और स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई या फिर बीएसई से भी खरीदा जा सकता है। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड बॉन्ड की यूनिट खरीदते हैं तो अमाउंट आपके डीमैट खाते से जुड़े अकाउंट से कट जाएगा। जानकार गोल्ड बॉन्ड को फायदे का सौदा क्यों बोल रहे हैं और इसे आप पिछले 7 साल के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। जब सरकार ने साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की तो 1 ग्राम बॉन्ड की कीमत थी 2,684 रुपए। 1 साल बाद यानी साल 2016 में 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत 3,007 थी। हालांकि साल 2017 में सोने के दाम में गिरावट देखी गई थी, लिहाजा गोल्ड बॉन्ड के दाम भी उसी दौरान कम देखे गए। 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत 2017 में 2,881 रुपए देखी गई। 2018 में 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत थी 3,119 रुपए। इसके बाद साल आया 2019 और 2019 में 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत 3,795 रुपए देखी गई। अगले साल यानी कि 2020 में
सोने के दाम में भारी उछाल देखने को मिला और 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत हो गई 5,000 रुपए। बाजार में सोने का दाम उस हिसाब से गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय होती है। दाम में बढ़ोतरी देखी जाती है तो गोल्ड बॉन्ड भी महंगा हो जाता है और सोने की कीमत गिरती है तो बॉन्ड भी सस्ते हो जाते हैं। लिहाजा साल 2021 में 5,000 के दाम से गिरकर ये 4,791 पर पहुंच गया था। 2022 की बात करते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस साल की तीसरी सीरीज यानी कि 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,409 रुपए है। गोल्ड बॉन्ड की और बारीकियों और फायदों को जानने के लिए हमने बात की मेरी सहयोगी साक्षी बत्रा से। जी, प्राइमरीली तो एक बड़ा अंतर यही होता है कि जब भी आप किसी दुकान से गोल्ड खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदे, बार खरीदे, ज्वेलरी खरीदे, तो आप फिजिकली देखकर खरीद सकते हैं, आपके पास वो फिजिकली मौजूद होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको फिजिकली नहीं दिए जाते, चाहे आप इसमें 1 ग्राम खरीदें, 5 ग्राम खरीदें, 10 ग्राम खरीदें या फिर 50 ग्राम खरीदें, आपके पास ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। आपको ये जो बॉन्ड्स दिए जाएंगे डिजिटल फॉर्म में दिए जाएंगे, सरकार द्वारा ये बॉन्ड आपके पास होते हैं, लेकिन ये गारंटीड बॉन्ड होते हैं। आपके लिए जितना भी आपने सोना खरीदा है, बैकअप में सरकार के पास, आरबीआई के पास उतना सोना मौजूद होता है और वो आपको एक तरीके से अलॉटेड होता है कि जब भी आप इसे बेचेंगे इसका इक्विवेलेंट आपको या तो रिटर्न मिल जाएगा। फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड भी उस टाइम पर आपके पास मौजूद हो सकता है। इस तरीके की बातचीत है। सेकंड, नुकसान और फायदे की अगर हम बात करें, फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हैं, एक प्योरिटी का इशू आता है, आपको नहीं पता होता कि ये प्योरिटी है या नहीं है। किसी भी आप लोकल दुकान से खरीदते हैं, हालांकि अब तो हॉलमार्क के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि सोना आपको असली मिला भी है या नहीं है, जिस वैल्यू का मिला भी है या नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ये सरकार द्वारा डेफिनेटली ये बैक्ड होता है, तो आपको प्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई 999 प्योरिटी का आपको इसमें यहाँ पर सोना प्रोवाइड करता है। इसमें आपके लिए फायदेमंद एक और चीज होती है कि ना तो केवल आप यहाँ पर गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन गोल्ड पर इंटरेस्ट भी पा सकते हैं। एनुअली आपको 2.5% तक का इंटरेस्ट इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है, जो कि आपको सेमी एनुअली डिवाइड होकर मिलता है, जो कि ओवर एंड अबव जब भी गोल्ड के प्राइसेस में इजाफा होगा, रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये चीज आपके लिए फिजिकल गोल्ड में मौजूद नहीं होती, इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को मानते हैं एक अच्छा ऑप्शन। एक बहुत आसान सी चीज समझ लीजिए, सोना जब भी आपको खरीदना है, अगर आपको खुद की कंजम्पशन ज्वेलरी के लिए खरीदना है, अपने घर में किसी के लिए भी शादी ब्याह के लिए आपको ज्वेलरी बनानी है उस सोने से आगे जाते हुए, तो बेहतर है कि आप आज की डेट में ही ज्वेलरी खरीद लीजिए, वो हमेशा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर निवेश के लिहाज से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, बेहतर ऑप्शन आपके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड की सरकारों के बाद मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर देना शुरू कर चुकी है। राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की जांच के आदेश दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को अपने यहां चल रहे सभी मदरसों से जुड़े सिलेबस को शिक्षा विभाग से जांच करवाने के लिए कहा है। सरकार के इस आदेश की जद में मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना चल रहे मदरसे भी शामिल होंगे, ताकि वहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है ये भी पता चल सके। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।